Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic which is 90 years of Reserve Bank of India. So, by this very headline, we know that it is a pre-independent institution. It is not a constitutional body. I would like to say at the very outset. Okay, it is a statutory body. Statutory body, a body which is formulated or formed under the power or authority given by a law of the parliament. So, what is this institution? We all know something or other about Reserve Bank of India. It is the central bank of India. It is the most important bank which is at the helm of controlling the money supply, inflation, all those things. Okay. So we'll try and understand everything that we should be knowing with respect to examination demand. But before I proceed further, I would like to humbly urge, kindly subscribe to the channel, kindly appreciate us by your generous comment or subscription to the channel or sharing it with your fellow aspirants. Without any further delay, let us begin. So why is it in news? So recently, हम लोगों ने क्या देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 90वां जो सालगिरह है उसको सेलिब्रेट किया है. थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री द सेंट्रल बैंक हैज़ एक्सपीरियंस्ड वेरियस चैलेंजेस एंड सक्सेसेस. ठीक है, क्योंकि अर्थनीति या फिर इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जो स्मूथ नहीं होती है, जो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. इंडिया के ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा खासा चल रहा था. फिर हम लोगों ने क्या देखा 2020 में या फिर 2019 में कोविड-19 आ गया. फिर दिस टाइप ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी एग्जिस्ट करी है. ठीक है, 1962 की वॉर की अगर हम बात करें, 1971 की वॉर की बात करें, 1975 से लेकर 77 की अगर हम लोग इमरजेंसी पीरियड की बात करें, ठीक है, या फिर 2008 की अगर हम लोगों ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, या फिर 1997 की साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो 5 टाइगर इकोनॉमीज का जो क्राइसिस की बात करें. सो ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट द इकोनॉमी एंड हमारे इकोनॉमी के जो सबसे बड़े जो आपका वो है चीयर लीडर की हम बात करें वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. ओके, इट डिसाइड्स एंड इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स हेयर. तो इसीलिए इनमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रही हैं और सक्सेसेस भी रही हैं. नेवरथलेस, with changes in payment mechanism, the advent of central bank, digital currency, and the emergence of new risk, the central bank must remain prepared to ensure effective regulation and supervision. ये हम देख सकते हैं. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो ये तो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लाइंस में बता दिया. और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935. ठीक है, और ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया था? दिस वॉज थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, ये एक्ट के तहत बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा इट वॉज ओरिजिनली सेटअप एज अ प्राइवेट एंटिटी इन 1935. पहले ये एक प्राइवेट बॉडी था. ठीक है, फिर 1949 में इसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, उसके बाद से ये एक गवर्नमेंट बॉडी है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, व्हाट इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, सो द प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक एज फॉलोज. पहली बात तो यह है कि जो हमारे बैंक नोट्स है, ठीक है, उसकी जो फ्लोज हैं या फिर जो बैंक नोट्स है उसको हमें रेगुलेट करना है. किस लिए रेगुलेट करना है? टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. हमारे जो मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई की अगर हम बात करें उसको क्या करना है? उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई को सौंपा गया है. ठीक है, टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. हम लोग क्या देखते हैं 1991 में एलपीजी होने के बाद, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमारा जो इकोनॉमी है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी है, पूरा ग्लोबली क्या हो रहा है? इट इज़ गेटिंग इंट्रिकेटली लाइक लिंक्ड विथ वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, लिंक्ड विथ वन अनदर. तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि जो आरबीआई की जो रोल है, आरबीआई की जो आपका स्क्रूटिनी वाला जो पार्ट है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अहम हो जाता है. ठीक है, तो टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. तो हमें प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है और जो हमारा देश की इकोनॉमी, अर्थनीतिक व्यवस्था, जो उसकी जो ग्रोथ है उसको भी हमें बरकरार रखना है. अगर आपको चाहिए कि ये पीपीटी जो हम लोग डिस्कस करें, ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप इस
टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दिस QR कोड। यहाँ पर जो QR कोड दिए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आप देख सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो RBI की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, इट्स अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, CBDs हैं, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। दिस बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पावर कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आता है, और नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यस। इसके अलावा एक रेगुलेटिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था 1949 में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एंड और नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द RBI, तो RBI को अलग अलग पावर्स दिया गया है, वो सारे पावर कहाँ से कैसे मिलता है ये आपको जानना पड़ेगा। बट उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है RBI का, उसमें कितने मेंबर होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसका चेयरमैन RBI गवर्नर होता है, लेकिन इसमें कितने मेंबर होते हैं ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। खैर, तो RBI को बहुत सारे पावर्स, बहुत सारे जो आपका फंक्शंस हैं वो अलग अलग एक्ट के थ्रू उनको पावर मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक है, पब्लिक डेट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा फेमा आया था 1999 में। उसके बाद आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, इसको आप सरफेसी भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सरफेसी एक्ट लाया गया था 2002 में, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये सारी चीज़ें आपने अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मुरनल या फिर कोई भी इकोनॉमिक आपका स्टैटिक पोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट है इसको 2019 में अमेंड किया गया था, ठीक है। एंड 2008 वाला जो था इसको 2022 में अमेंड किया गया था, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए ज़रूरी? तो RBI कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहिए, समझे। तो इसीलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कि RBI को अलग अलग पावर कहाँ से मिलता है। RBI के अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो RBI के अंडर क्या आता है आपका? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स भी आता है। पेमेंट बैंक्स कौन कौन सा है? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, अभी पेटीएम का बड़ा लफड़ा चल रहा था, तो पेमेंट्स बैंक के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानिएगा, क्योंकि पेटीएम की वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है और दिस कैन बी ए पोटेंशियल एरिया ऑफ क्वेश्चन फॉर UPSC प्रीलिम्स ऑन द 16 जून। तो अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें, इसमें भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें जैसे SBI हो गया, दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। प्राइवेट सेक्टर में इंडियन और फॉरेन दोनों बैंक आते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में कौन कौन से एरियाज में होते हैं? एग्रीकल्चर में होते हैं और अर्बन एरियाज में भी हो सकता है। डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जैसे एग्जिम बैंक हो गया। एग्रीकल्चर बैंक की अगर हम बात करें, नाबार्ड की बात करें, ये मुंबई में है। इंडस्ट्रियल की बात करें, IFCI, ICICI, फिर IDBI, SFC, SIDBI, SIDCO, तो ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। इंडिया की जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो हर साल UPSC में एक सवाल रहता ही रहता है, क्योंकि बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड स्पेशली RBI के हर एक क्षेत्र, हर एक जो पहलू हैं, जो एस्पेक्ट्स, वो हमें जानना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स ऑफ RBI। पहली बात तो ये है कि मॉनेटरी अथॉरिटी, RBI क्या करता है? हमारे जो देश की इकोनॉमी में जो आपका मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप 5 लोग हैं, ठीक है, और 5 लोगों के पास, सबके पास 1 लाख करके रुपया है। लेकिन अगर अचानक से आप मान लीजिए कि इनके पास 2 लाख रुपया आने लगा, तो 2 लाख रुपया जब आने लगे, ठीक है, मार्केट में जो कमोडिटीज़ मिल रही थी, ठीक है, कमोडिटीज़ जो आपका मिल रही थी, ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक फर्नीचर का जो प्राइस है वो आपका था 20,000। अब क्या है कि ये लोगों के पास पैसा बढ़ गया, ठीक है। लोग जब पैसा बढ़ गया सो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड जब बढ़ेगा ये जो 20,000 की चीज़ ये क्या हो जाएगा आपका 30,000 40,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं, उन सारे पैसे की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ने से वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो गरीब लोग जो हैं उनके लिए तो हानिकारक है, ठीक है, क्योंकि जो हो सकता है हर किसी का जो इनकम है, ठीक है,
हर किसी का इनकम नहीं बढ़ रहा हो इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन कभी कभी अच्छा हो सकता है, वो एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, बट इन्फ्लेशन कभी कभी अच्छा हो सकता है। लेकिन इन जनरल बहुत सारे कम्युनिटीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे आपका इनकम ग्रुप है जिनके लिए जो इन्फ्लेशन है वो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो फिर आरबीआई सामने आएगा, बोलेगी कि ये जो आपका सीआरआर है इसको बढ़ा दीजिए आपका, फिर ठीक है एसएलआर है इसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दीजिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, ये सारे चीज़ें बढ़ाने की वजह से क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन घट जाता है। तो ये मनी सप्लाई का एक बहुत बड़ा पहलू है कि ये आरबीआई कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, जो आपका जो आप करेंसी यूज़ करते हो वहाँ पर गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो करेंसी इशू करते हैं, बट जो 1 रुपये नोट होते हैं वो कौन इशू करता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 1 रुपये नोट कौन इशू करता है, इट इज़ नॉट बाय द आरबीआई गवर्नर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बहुत एक है कि जो आपका गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि अगर कोई भी बैंक, मान लीजिए कि जैसे अभी येस बैंक था, ठीक है, इस येस बैंक का क्राइसिस हो गया था, उसके अलावा पीएमसी बैंक का क्राइसिस हुआ था, पंजाब मुंबई कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इस तरह के जो आपका क्राइसिस में जब आता है, इस तरह की बैंक को रेस्क्यू करने के लिए जो आखिरी होप रहता है वो कौन रहता है, आरबीआई। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स रिजर्व्स, ठीक है, वो जो फॉरेक्स रिजर्व रहता है ये किसके हाथ में रहता है, आरबीआई के हाथ में। क्रेडिट कंट्रोल एंड डेवलपमेंट रोल, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए फिर आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे सामने 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, अब जो है 2000 रुपये का जो नोट आया था उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। तो बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाया गया था आरबीआई के द्वारा। अगर हम एकदम 1960 के दशक से अगर हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर एक मीम था कि ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो 2000 नोट तो चला गया, लेकिन ये एक मीम है जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। वो क्या है, सपोर्टेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज एंड रूरल क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एनहांसमेंट। तो ये अहम भूमिका निभाया गया है आरबीआई के द्वारा इन द 1960s एंड 70s। 1969 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक्स नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। फिर पीएसएल की अगर हम बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है की सेक्टर्स हैं जहाँ पर क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, ताकि वो सारे सेक्टर्स जो हैं क्या हो पाए, मतलब इन्हेंस कर पाए इकोनॉमिकली, ठीक है। अभी जो अगर हम पीएसएल की बात करें, टोटल 8 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिया जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता पाए बहुत अच्छी बात है, वरना जस्ट गो एंड सर्च की ये सारे 8 प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज क्या क्या हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें 1999 में हुआ, उसके वजह से हमारे जो देश की इकोनॉमी है, अर्थनीतिक व्यवस्था, इसको ओपन किया गया था। एंड प्रायर टू दैट जो प्राइवेट कंपनीज़ का अगर हम बात करें वो इतना नहीं था, बट सिंस 1991 जो एलपीजी हुआ था उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं, दिस थिंग हैज़ दिस मार्केट ऑफ इंडिया इट हैज़ जस्ट एक्सपेंडेड और वाइडेंड। तो ये सारे चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव जो इनिशिएटिव्स ये आरबीआई के द्वारा लिया गया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की अगर हम बात करें, यूपीआई 2016 में लाया गया था, ठीक है, इन कोऑपरेशन विथ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो 2016 में लाया गया था, ठीक है, एमपीसी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करते हैं, और ये किसका काम है, ये भी आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2019 में लाया गया था, ताकि जो आपका बल्क में जो आप बिल पेमेंट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कई सारे आपका बिल है, आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे एक साथ आप पे कर पाए। फिर ई केवाईसी लाया गया, आधार बेस्ड ई नो ईयर कस्टमर, केवाईसी मतलब नो ईयर कस्टमर होता है। सो इसने क्या किया, दिस स्ट्रीमलाइंड कस्टमर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा इमरजेंसी की अगर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ESCLGS, तो ये क्या करते हैं, जो आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो जो उनको जो आपका कोविड-19 के वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ था उसके वजह से इनकी जो भी डिफ़िकल्टीज आई है उससे उभरने के लिए इनको सपोर्ट या फिर हेल्प किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा CBDC की अगर हम बात करें 2022 में ई रूपी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ई रूपी और ई रूपी, ठीक है, ई रूपी
ये क्या है, ये आपको इसका डिफरेंसेस आपको जानना है, ठीक है, स्पेशली पीपल हु आर गोइंग टू राइट यूपीएससी प्रीलिम्स। ये जो ई रुपीस हैं, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सीबीडीसी, ये हो गया ई रुपी, और ये जो ई रुपी है ये एक कूपन कोड है, ठीक है, ये कूपन कोड है जो कि मतलब दिया जाएगा फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़, मतलब स्पेशली आप समझ सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को बैग खरीदने के लिए, शू खरीदने के लिए, उनका यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए। तो ये एक ई रुपी क्या है, ई रुपी और ये दोनों के डिफरेंस में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्लीज़ बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दिस थिंग। और सीबीडीसी पहली बार कौन से कंट्री में लॉन्च किया गया था, ये चाइना में किया गया था, आई होप, ठीक है। सो ये अगर आप बता सकते हैं, इन विच कंट्री central bank digital currency was first launched, in which country central bank digital currency was first launched। तो ये आप कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये चाइना नहीं है शायद, बट ट्राई एंड पुट देम इन द कमेंट बॉक्स। उसके अलावा देखिए, आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट करो, ठीक है, और दूसरों को भी सिखाओ। तो क्योंकि डिजिटल पेमेंट में क्या होता है, काफ़ी जो आपका धांधली होने की संभावना कम रहती है। तो 2022 में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन लाया गया आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने क्या किया कि क्रिप्टो करेंसी को अभी भी रेगुलराइज नहीं, मतलब वो नहीं किया है, क्या 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 कहते हैं उसको, माने हमारे यहाँ पर एक लीगल वो नहीं बनाया गया है। बट अगर जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर निगरानी रखने की बात किया गया। इन 2020 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमूव द बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज इम्पोज बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने कुछ बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये गोल, यहाँ पर एक गोल सेटअप किया गया। द गोल्स एंड विजन्स ऑफ द आरबीआई आर कैटेगराइज्ड इन द पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स इनटू 5 एंकर गोल पोस्ट। क्या क्या है, तो ये लाना है, इंटीग्रिटी लाना है, इंक्लूजन लाना है, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। ये सारे चीज़ें आरबीआई के द्वारा किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमें जानना ज़रूरी है। But before I end, there are two questions from two different years about RBI जो पूछा गया है यूपीएससी पीवाईक्यू में। मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू को इसलिए उठाता हूँ क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चंस आपको कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। और ये आप समझ सकते हैं कि कौन से जो आपका एरिया है, जो टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। तो आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर्स बैंकर्स बैंक, जो लोग बैंक में रहते हैं उनके भी मतलब क्या है, बैंक का भी बैंकर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है, बाकी आप ऊपर मैंने जो भी पूछा है वो आप नहीं भी बताए चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, ठीक है। The RBI lends funds to the commercial banks in times of need. The RBI advises the commercial banks on monetary matters. तो क्या होगा, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन होगा, वो ए बी सी डी जो भी होगा ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नर जो है इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या है, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके अलावा द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो ये क्या होगा, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1 to 3, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Happy learning. Keep revising. Be exam ready. Bye bye.